नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। सौरव गांगुली ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है, जिसके बाद सियासी अटकलें तेज हो गई है। उधर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो ममता बनर्जी पर लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सौरव गांगुली की मुलाकात हुई है जगदीप धनखड़ से, ऐसा कहा जा रहा है राजभवन की ओर से कि एक शिष्टाचार मीटिंग थी। दरअसल ये एक शिष्टाचार मीटिंग थी या फिर गांगुली की बीजेपी में एंट्री के लिए मीटिंग थी? देखिए, राजनीति में जहां आग होती है वहीं पे धुआं उठता है। ऐसा तो नहीं है कि धनखड़ साहब से वो मुलाकात किए और वो सिर्फ शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई। बिल्कुल 1 घंटे तक चली है मीटिंग। 1 घंटे तक क्या बातचीत हुई, और ऐसे में जबकि ये सबको मालूम है कि किस तरह से कितनी बेचैन थी ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में सौरव गांगुली को लाने में। लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे अपने दादा। सौरव गांगुली के अंदर राजनीति करने की इच्छा तो है जी। वो एक बॉर्न लीडर है। जिस तरह से उसने क्रिकेट को लीड किया, तो उसके मन में, क्योंकि पॉपुलैरिटी बंगाल में सौरव गांगुली से ज़्यादा इस वक्त किसी की नहीं है, राजनीतिक छोड़कर अगर बात करें तो, कि जितने लोग दादा के फैन हैं, माने ही इज़ अ सिंबल ऑफ बंगाली प्राइड। और जिस तरीके से उसने जिस दिन लॉर्ड्स के ऊपर शर्ट खोल के उसने नचाया था, वो बंगाल के जो है वो सबसे बड़े हीरो उसी दिन वो बन गए थे। अब ममता बनर्जी को मालूम है कि ये जो मीटिंग 1 घंटे की चली है, कितनी बेचैन हो गई होगी, कितनी परेशान होगी ममता बनर्जी, और कितने परेशान होंगे ये तृणमूल कांग्रेस वाले। देखिए, उनकी अब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है। वो जैसे ही सौरव गांगुली का नाम सुन रहे हैं, देखिए टेलीविजन चैनल पे वैसे तो पॉलिटिकल एनालिस्ट बन करके आता है ये सब तृणमूल के चट्टे बट्टे, और ये लोग दुनिया भर की बकवास करेंगे, लेकिन सौरव गांगुली के नाम से उनकी जो है ना आत्मा, उनकी रूहें कांप रही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ तो पहले ही होना था कि वो तृणमूल जाने वाले थे, लेकिन जैसे आज शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई, वैसे ही शिष्टाचार वाली मुलाकात अचानक से उस वक्त अमित शाह जी से सौरव गांगुली की हो गई थी जी। और उसके बाद तृणमूल में जाने का प्लान कैंसिल। ये कोई माने ये इतिहास है। और आज की स्थिति क्या है कि वो बीसीसीआई के चीफ है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? तो अमित शाह के बेटे हैं जी। वो तमाम लोग जो बीसीसीआई में बहुत ही एक्टिव रोल, और खास करके अरुण जेटली जी के जाने के बाद कई लोग उसके ऊपर अपनी कुदृष्टि डाले हुए थे कि बीसीसीआई को कैप्चर कर लेना है। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और आईपीएल वगैरह सब के ऊपर जो है बहुत लोगों की दृष्टि थी, गिद्ध दृष्टि जी। लेकिन सबको दरकिनार करके वहां पे अमित शाह जी के बेटे और सौरव गांगुली को बिठा दिया गया। अब कई लोग ये सवाल कर रहे होंगे, भाई अमित शाह जी के बेटे क्या कर रहे हैं वहां पे, भाई सौरव गांगुली क्या कर रहे हैं वहां पे। बीसीसीआई का एक चरित्र समझ लीजिए। जब भी जिस भी पार्टी की सरकार होती है जी, बीसीसीआई उसी के हाथ में होता है। ये बाय डिफॉल्ट होता है। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जी, तो वो राजीव शुक्ला जी करता धरता थे। उस समय कोई नहीं पूछता था कि भाई राजीव शुक्ला ने कितने रन बनाए, क्रिकेट खेला है कि नहीं खेला है। वो तो शायद ढंग से दौड़ भी नहीं पाए, 1 रन भी नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी वो थे, करता धरता थे। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के थे। इसी तरीके से ये दस्तूर रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए कि बीसीसीआई हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया का सबसे रिच स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमेशा सरकार के हाथ में रहती है। सरकार का कोई बहुत ही अपना आदमी ही उसका चीफ होता है।
तो उस हिसाब से सौरभ गांगुली भाजपा के कौन हुए? तो ये अब यहां से बात चलती है राजनीति की जी कि चूंकि ये तृणमूल में जाने वाले थे जी तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि अमित शाह जी ने कहा धनखड़ साहब से बातचीत हो रही है। धनखड़ साहब से 1 घंटे की तो शिष्टाचार वाली बातचीत हुई। एक और घटना घटी है इस बीच, जो बहुत सारी मीडिया में ये बात नहीं आई है। सौरभ गांगुली अपना कोई क्रिकेट का इंस्टीट्यूट वगैरह खोलने के लिए तृणमूल सरकार से उन्होंने कोई जमीन लिया था, वो खुला नहीं और इन्होंने जमीन हाल में ही वापस कर दी है। ये भी एक संकेत है जी। और धनखड़ साहब से वो मिल लिए। बताया गया कि भाई वो तो ईडन गार्डन में उनको न्योता देने के लिए बुलाया गया, तो भाई दिल्ली में आकर के अमित शाह से क्यों मीटिंग कर रहे हैं, अमित शाह जी से क्यों मिल रहे हैं? ऐसे आप मिलें, अब इसका मतलब समझिए जी कि गवर्नर से जितने भी लोग मिलते हैं वो क्या दुनिया को बताया जाता है? गांगुली शिष्टाचार वाला मीटिंग अगर करना होता, वो चुपचाप चले गए होते, चुपचाप बाहर आ गए होते, किसी को कोई मालूम नहीं होता। ये जो मीडिया को बुला करके ये बताया जाना कि भाई सौरभ गांगुली आ रहे हैं, तो मीडिया वालों को सपना थोड़ी आता है कि भाई आज इतने बजे आ जाएगा। मीडिया वालों को बताया जाता है कि भाई 11 बजे, है ना, तो सारे लोग आ जाएंगे। यह भी बताया जाता है कि भाई 3 बजे वो कोलकाता एयरपोर्ट से फिर दिल्ली के लिए चलेंगे। तो क्यों बताया जाता है कि ताकि 3 बजे जो है वो देखिए जो भीड़ भड़का होता है कि भाई वो बोलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कैमरा वाले आ गए, अरे भाई कैमरा वाले को बताया गया कि भाई आना, वहां पे मैं कुछ बोलूंगा। और ये सब एक मैनेजमेंट की तरह होता है। भाई आप दिल्ली आ रहे हो, कोई पहली बार आप अमित शाह से मिल रहे हो, अमित शाह के बेटे के साथ आप काम करते हो, दिल्ली आप कई बार आते हो, कभी बुक इनॉग्रेशन के लिए आते हैं, कभी ऐसे ही आते हैं, कभी दोस्तों से मिलने के लिए आते हैं, कभी बीसीसीआई के काम से आते हैं, और कब आप दिल्ली आते हो जो अमित शाह से नहीं मिलते हो ये भी बता दीजिए। लेकिन इस बार मीटिंग हो रही है जी। तो खबर में बताया जा रहा है। तो ये जो कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर सौरभ गांगुली कह दे कि दिस इज जस्ट योर इमेजिनेशन, मीडिया वालों को, कि ये सब में ये नहीं है कि आपका इमेजिनेशन है, वो ये कह दिए होते कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैं क्रिकेट का खिलाड़ी हूं, राजनीति का खिलाड़ी नहीं हूं, ये स्टेटमेंट अगर वो दे दिए होते तब बात समझ में आती जी। तो ये टालम टोल सारा चीज चल रहा है। आप अमित शाह से भी मिल रहे हैं और दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव तो बीजेपी जीत चुकी, बस एक ही जगह मसला फंसा हुआ है। तो मसला कहां फंसा हुआ है? बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक ऐसा चेहरा को ढूंढना जरूरी है जो ममता बनर्जी से ज्यादा पॉपुलर हो जी। जो ममता बनर्जी से पॉपुलैरिटी के हिसाब से वो टक्कर दे सके, नहीं तो दिल्ली वाली हालत हो जाएगी। आप एक बहुत ही प्रखर चेहरे के साथ कॉम्पीट करोगे तो अमित शाह जी तो मोबिलाइज कर सकते हैं, मोदी जी भाषण देकर के अपनी बातें तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब आदमी वोट देने जाता है तो उसके सामने मुख्यमंत्री का चेहरा नजर आता है, कौन बनेगा कौन बनेगा, तो आप उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो इसलिए आप चुनाव हार जाते हैं। तो ये फेस किसका हो, कौन हो, तो ये स्ट्रेटजी जो वहां पे जो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास लीडर्स होने चाहिए जो मुख्यमंत्री के तौर पे ममता बनर्जी से 20 पड़े, और ये अगर आपने कर दिया तो 200 से ज्यादा सीट आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि फिर तो ये सवाल हट जाएगा ना भाई तुम्हारा मुख्यमंत्री कौन है, कौन बनेगा नहीं बनेगा। और ऊपर से जब पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा जी। जिस कॉन्फिडेंस से
इसका कोई ये नहीं है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से अमित शाह ने पत्रकारों को कहा और जितनी एनर्जी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी कि इस राज्य का जो चीफ मिनिस्टर होगा यहां का धरती पुत्र होगा, बिल्कुल, तो ये धरती पुत्र तो बड़ा एक बड़ा संज्ञा है। धरती पुत्र इंडोनेशिया में जैसे यहाँ के जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, तो वहाँ जो इंडोनेशिया में कहा जाता है तो धरती पुत्र उनको कहा जाता है, जो अवार्ड मिलता है, तो धरती पुत्र इज समथिंग बिग। तो धरती पुत्र जैसी बात कहने तो बंगाल में उस तरह के लोग तो बड़े कम उस डिफिनेशन में फिट होने वाले हैं। तो ऐसे में अचानक से सौरव गांगुली का भी इसमें आ जाना, मीडिया में डिस्कस होना। और मैं आपको एक बात और बता दूं जी, कई सारे, अब देखिए ये तो बीसीसीआई, आईपीएल, क्रिकेट, ये तो बिजनेस है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, प्योर बिजनेस है। देखिए आईपीएल कंपनी को किस किस लोगों ने खरीदा है, तो टॉप लेवल के बिजनेसमैन, टॉप लेवल की कमाई, टॉप लेवल की गंदगी, सारी गंदगी है इसमें जी, है ना। सब तरह का माने कर्म कुकर्म सब होता है इस क्रिकेट के खेल में। तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी बाकायदा ट्वीट किया है, आप खंगालिए सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा, कि जिन्होंने सौरव गांगुली के बारे में ये कहा कि ये बाकायदा बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये हालांकि कोई शर्तिया तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन गट फीलिंग तो यही है कि जहां धुआं है तो कहीं नीचे आग जरूर लगी हुई है। अदरवाइज ये इस तरह से बवाल नहीं मचता। वो शांति से धनखड़ साहब से मिलते, गवर्नर साहब से मिलते, कोई न्यूज़ नहीं बनता। वो अमित शाह से मिलते जैसे आम समय मिलते हैं, दिल्ली आते हैं, उनके बेटे से भी मिलते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं। तो उसी तरीके से ये भी दौरा जो है वो खत्म हो गया होता। लेकिन चूंकि एक एक करके ये बीजेपी बहुत शातिर पॉलिटिकल पार्टी है, ये ममता बनर्जी को शॉक थेरेपी दे रहे हैं। कभी शुभेंदु अधिकारी को उठा लेते हैं, तो कभी दादा वर्सेस दादी, बड़े अखबार टेलीविजन में चल रहा है दादा वर्सेस दादी, और दादी के तो वैसे ही हार्ट में जो है वो पल्पिटेशन जो है ज़्यादा हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक खेल है, लेकिन मज़ेदार है ये। जी बिल्कुल। और ये तो बात हुई सौरव गांगुली की। अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वो बुरी तरीके से हाथ धोकर पीछे ही पड़ गए ममता बनर्जी के। अब वो फिल्मी डायलॉग्स भी यूज़ कर रहे हैं ममता के खिलाफ। वो कह रहे हैं कि अभी बस ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए वो शुभेंदु अधिकारी, देखिए ये बीजेपी और अमित शाह की क्वालिटी है कि आप किस लीडर को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जी, इतना फ्रीडम, अगर वो, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर शुभेंदु अधिकारी, वो सबसे बड़े ग्रास रूट लीडर हैं बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के बाद कोई बड़ा मास लीडर था तो वो शुभेंदु अधिकारी था। और वो बीजेपी में आने से पहले देश में उसका कोई नाम तक नहीं जानता था। ये जो पारिवारिक पार्टी होती है, जो कंपनी की तरह चलती है, उसमें ग्रास रूट लीडर जो अपने बल पे चुनाव जीतते हैं और अब साख रखते हैं एक इलाके में, उनको ऐसे ही बिल्कुल आइसोलेट किया जाता है। फॉर एक बस इमेजिन कर लीजिए कि वो तृणमूल में होते, उनको अमित शाह या दिलीप घोष या नरेंद्र मोदी, इनके ऊपर इस तरह के कटाक्ष करने की अनुमति नहीं होती। वो ज्यादा से ज्यादा, देखिए तृणमूल के बाकी लीडर्स को वो ज्यादा से ज्यादा जवाब देते हैं। बीजेपी की तरफ से कोई हमला होता है तो वो जवाब देते हैं। वो जो है बड़ा लीडर का काम है। तो होता क्या है कि जो ये पारिवारिक पार्टियां जैसे जैसे होती है, तो उसमें जो लोग काम, जो ग्रास रूट के बड़े लीडर्स होते हैं, उनको बाकायदा ये हिदायत रहती है कि तुम ज़्यादा लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करना, ज़्यादा स्मार्ट बनोगे बाकायदा तुमको कोने में डाल दिया जाएगा, सड़ते रहना। तो अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए और बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। क्या शानदार जो तस्वीरें आप देखिए, बंगाल से रिपोर्ट्स आ रही कि जो जहाँ जहाँ वो बाकायदा बंगाल के कोने कोने में जा रहे हैं। अभी तो वो अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में वो रैलियाँ कर रहे हैं,
भीड़ जो उमड़ रही है और किस तरीके से जिस जिस इलाके में वो जाते हैं तृणमूल कांग्रेस का जो है वो बंटाधार हो जाता है, ग्राउंड वर्कर जो है वो चला आ रहा है बीजेपी के अंदर में। तो ये जो उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, और नेता को क्या चाहिए कि वो जहाँ से गुजरे और इतना सारा भीड़ लोग उसको सुनने के लिए आए। तो धीरे धीरे जो आप कह रही हैं कि वो सीधे ममता को चुनौती दे रहे हैं, तो वही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पांस उनको मिल रहा है कि वो ममता बनर्जी को वो आड़े हाथ ले रहे हैं। वो ममता बनर्जी के भतीजे वो अभिषेक बनर्जी के ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लीडर किस तरह से है उसको उस तरह से इस्तेमाल करने की एक कला, एक टेक्निक भारतीय जनता पार्टी ने डेवलप कर ली। तो मनीष जी, जैसा कि आपने कहा कि टीएमसी से बहुत से पुराने नेता आए और बीजेपी का दामन थाम लिया, तो बीजेपी में एक और नेता जो है वो शामिल हुए, शोभन चैटर्जी, जिन्हें नियुक्त किया गया है पर्यवेक्षक के तौर पर कोलकाता में। देखिए, कलकत्ता ने पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शॉकर था। तो शॉकर इसलिए था कि हर जगह तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन कोलकाता प्रॉपर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकी। कई लोग कहते हैं कि वो जो अमित शाह जी की रैली के दौरान जो वहाँ राजा राम मोहन रॉय के मूर्ति के साथ वेंडलिज्म और ये सब चीज़ हुआ था, उसका असर था, लेकिन नहीं। दरअसल जिस तरीके से अर्बन वोटर्स को मोबिलाइज करना और संगठन बना करके वो कला वहाँ पे कलकत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को उस तरह से जमा नहीं पाई थी। क्योंकि मैं बार बार इस बात को, तो कोलकाता जैसे शहर में आपको भद्र लोग, वहाँ का सिविल सोसाइटी, वहाँ के आर्टिस्ट, वहाँ के कलाकार, वो एक अलग किस्म के तरीके से वहाँ पे मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और अब देखिए, मैं जैसा कि मैंने कहा, शुभेंदु अधिकारी को किस तरह का रोल दिया गया बीजेपी के अंदर। तो अब जो तृणमूल का जो सबसे बड़ा लीडर था, जो इसका चैंपियन है, उसको आपने पर्यवेक्षक बना दिया। और ये एक ऐसा मूव बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से कोलकाता प्रॉपर में टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ग्राउंड वर्कर्स जो है इधर से उधर चले आएंगे, और इनका जो मोबिलाइज करने का जो टेक्निक है, तो वो सारी चीज़ें हो रही है। आप देखिए कि एक तरफ टीएमसी है, लगातार अपने लोगों को खोती चली जा रही है। ममता बनर्जी हेल्प के लिए जो है जगह जगह हाथ फैला रही है। मालूम चल रहा है शरद पवार आकर के वहाँ क्या करेंगे पता नहीं, शरद पवार जितवा देंगे। आज फिर खबर आई कि भाई शरद पवार कलकत्ता जाने वाले हैं, दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली में वो मीटिंग कर रही है। क्या फायदा है? शरद पवार की पार्टी और शरद पवार को तो वहाँ कोई जानता भी नहीं। ये बैठ करके वो सामने वाले, ये संजय राउत ही लिख सकता है नेशनल लीडर है, नेशनल लीडर है। ठीक है, उनकी रिश्तेदारी होगी पार्टियों के साथ, बड़े बड़े लीडर्स के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। लीडर तो तब होगा कि जब उनके जन समर्थन होगा। ये बैकडोर से लीडर बन जाते हैं नेशनल लीडर। नेशनल लीडर का मतलब ये है कि वो कोई नेशनल लीडर है तो वो उड़ीसा जाएगा तब भी लोग उसको सुनने के लिए आ जाएंगे उसके समर्थन में। वो कोलकाता जाएगा तब भी आ जाएंगे, त्रिवेंद्रम जाएगा फिर भी आ जाएंगे। शरद पवार तो वो कलकत्ता चलाएंगे, कोई पहचानेगा भी नहीं। ये दिल्ली में बैठ करके जो पत्रकार और ये सब जो है वो एक अलग किस्म के जो एक भाव भंगिमा जो है ना पेंट करना चालू कर देते हैं कि भाई ये बहुत बड़े लीडर हैं, ये है वो है। तो ये सारी चीज़ें टीएमसी के वो खिलाफ जा रही है। लगातार एक के बाद एक झटके पड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कैलकुलेट करते हुए अपने संगठन को मजबूत कर रही है, नेताओं को बाकायदा आगे जनता के सामने रख रही है और चुनाव जीतने के सारे जो कलाबाजियां हैं उसका पूरा इस्तेमाल बंगाल में कर रही है। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
तो भारतीय क्रिकेट में सौरव गांगुली का जो कद है उससे तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बंगाल की राजनीति की बात करते हैं तो सौरव गांगुली वो शख्स हैं जिन्हें कभी ममता बनर्जी अपने खेमे में शामिल करना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी को ये नहीं पता था कि सौरव गांगुली उनके विपक्षी खेमे में जाकर उन्हें ही चुनौती देंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।